अच्छा, पेपर वन की क्या डेट है? थर्ड थर्ड। और पेपर टू इज ऑन 10th। ठीक है। पेपर वन टोटल कितने मार्क्स का होता है? 40। पेपर टू टोटल कितने मार्क्स का होगा? 60। और पेपर वन आपके पास टोटल कितना टाइम अलाउड होता है एग्जाम में? 1 आवर 15 मिनट्स। और पेपर टू के लिए 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है। और पेपर टू में जो है, देखो केस जो आपके सामने नहीं है, पेपर टू के अंदर आपके पास इस तरह के दो केसेस है। ठीक है। देखो पेपर टू आपके पास होगा केस स्टडी बेस्ड, और एक केस के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है? 4, ए बी सी एंड डी। ये जो तुम्हारे सामने कैपिटल वेस्ट डिस्पोजल का क्वेश्चन खुला हुआ है, ए बी सी एंड डी। अब ए पार्ट इन टोटल कितने मार्क्स का नजर आ रहा है? ए पार्ट वन इज ऑफ 1 मार्क, ए पार्ट टू इज ऑफ 3 मार्क्स। तो इन टोटल ए पार्ट हो गया हमारा 4 मार्क का। बी पार्ट कितने मार्क का है? 6। सी पार्ट इज ऑफ 8 एंड डी पार्ट इज ऑफ 12। इनको मैं टोटल करता हूँ तो टोटल हो जाएगा कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। और ये एक केस 30 मार्क्स का होगा पेपर टू में, जो आप 10th मई को दोपहर को 2 बजे दे रहे होगे। याद आ रहा है टाइम? कुछ याद आ रहा है? सही है। और फिर इसके बाद आप जो 2 बजे एग्जाम स्टार्ट करोगे तो खत्म कितने बजे होगा? 3:30। 1 आवर 30 मिनट्स। और इसके अंदर कितने केसेस करने होंगे? 2। और दोनों को केसेस करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं। पेपर वन में मेरे पास चॉइस होती है, पेपर वन में फिर भी मेरे पास सेक्शन बी में 2 सवाल होते हैं, उसमें से एक करना होता है। पेपर टू में कोई भी चॉइस। पेपर टू में आपको दोनों केसेस करने हैं, और दोनों केसेस के अंदर कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी? 4 ईच। ठीक है। और जब 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि जब 90 मिनट्स में 2 केसेस करने हैं, तो एक केस के लिए कितना टाइम है? 45 मिनट्स। यानी कि 45, आइडियली 45। 2 बजे अगर आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो तो 2 बजे से लेकर 3:30 तक आपका एग्जाम है। और आइडियल माइंडसेट ये होता है, बस बेटा आइडियल माइंडसेट ये होता है कि अगर मैं 2 बजे एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2 बजे से लेकर 2:45 तक मेरा हो जाए केस नंबर 1, और 2:45 तक 3:30 हो जाएगा मेरा केस नंबर 2। आइडियल जो माइंडसेट होता है। और जब एग्जाम स्टार्ट भी होता है ना, पेपर टू में, खैर पेपर वन में बहुत बातें हुई थी, पेपर टू का जब केस स्टार्ट होता है तो फिर एक स्टूडेंट होता है जो पूरा पेपर गो थ्रू करता है। तो वो पूरा पेपर देखता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट आती है, कौन सी नहीं आती है, केस क्या है। पूरी रिक्वायरमेंट देखने का कोई फायदा नहीं है, बस आपने क्या करना होता है आइडियल, जैसे ही 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपने केस सामने पड़ा, जैसे केस आया है बारबेक्यू हाउस BH, और जैसे ही केस सामने आया आपने केस रीड करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करना, रादर देन कि मैं पूरा पेपर देखूं फिर रिक्वायरमेंट्स देखूं फिर। इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं है। आप बिल्कुल स्टार्ट से केस रीड करना शुरू करते हो डायरेक्ट, और ए पार्ट पहले सॉल्व किया, बी पार्ट फिर सॉल्व किया, और ऑर्डर। वैसे तो चाहूँ तो ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, अलाउड है, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रेफरेंस जैसे कि आप ऑर्डर भी चेंज, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल भी अगर लग रही होगी तो भी मुश्किल चीज़ भी मुझे करनी तो है, अच्छी लगे बुरी लगे इजी लगे वट एवर, तो आप करके उसको पार करें, सबसे बेस्ट अप्रोच ही होती है एग्जाम। सही है। और अगेन कितने केसेस होंगे? 2। और दोनों जो केस होंगे ना, उसका कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कोई ना कोई बिजनेस का नाम होगा, जैसे डिजाइनर क्लोथिंग, क्लोथिंग। अब जैसे क्लोथिंग का नाम सुना तो मेरे माइंड में क्लोथिंग की कुछ पिक्चर, या कहीं से आप कपड़े खरीदते हो, जे डॉट देखा है, कुछ भी कपड़ों की दुकान अगर देखी है आपने, वो एक पिक्चर आपके माइंड में बननी चाहिए, क्योंकि जो भी केस आप पढ़ रहे होगे वो केस भी एक रियल लाइफ ही केस होता है, बस नाम उसका हटा दिया होता है, नाम फिक्शन कर दिया होता है, होती है वो रियल लाइफ। और ये केस इसी तरह से आप समझो, जैसे जैसे यूजर है, अगर मैं यूजर की पिछली 3 साल 4 साल की हिस्ट्री को मैं इन वर्ड्स लेकर आता, कि इस साल में शुरू हुआ, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, इतने इन्होंने क्लासेस बनाई, इतने इतनी चीजें हुई, इतने टीचर्स आए, अगर मैं इन वर्ड्स इसकी कहानी को लिख दूंगा तो वो यूजर की क्या बन जाएगी? केस स्टडी बन जाएगी। इसी तरह इन्होंने भी क्या किया होगा, कोई रियल लाइफ बिजनेस उठाया होगा और उसकी एक्चुअल बस वर्ड्स के अंदर कहानी टाइप कर दी है, तो उसको हमने केस स्टडी बोलना शुरू कर। मेक सेंस? यानी कि जब भी हम केस पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि वो व्हाट्सएप मैसेज की तरह मैं रीड करूं, इट शुड बी समथिंग कि ये रियल, और ये रियल में एग्जिस्ट करता है। जब मैं रियल फील करके इसको रीड करूंगा ना, तो आंसर की क्वालिटी मेरी तो बहुत बेहतर हो, खुद अच्छी, समझ आए? अच्छा। और एक और चीज, एक माइंडसेट होता है पेपर टू के वक्त, कि मैं इसको यूं सोचूं कि मैं स्टूडेंट हूं और एग्जाम देने बैठा हूं। और दूसरा जो बेस्ट माइंडसेट होता है वो ये होता है कि आप अपने आप को पता है कौन सा रोल प्ले करोगे इसमें एग्जाम में? बिजनेस एडवाइजर करो, या जिसको कहते हैं बिजनेस कंसल्टेंट, या जिसको कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। और ये जो आपके पास डिजाइनर क्लोथिंग DC आया हुआ है, ये आपका बिजनेस कौन है? क्लाइंट है, आप समझो। और ये क्लाइंट आपको आके अपनी कहानी सुना रहा है,
और कहानी सुनाने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछेगा। और जो बिजनेस एडवाइजर का, जैसे हमारे एग्जाम में क्या पोजीशन है वापस बताओ, बिजनेस एडवाइजर है हमारा एग्जाम में काम है, हम बिजनेस कंसल्टेंट है समझो। और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और बिजनेस एडवाइजर का काम ये होता है कि दुनिया जहाँ के बिजनेस उनके पास आते हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं, और अपने मसले बताते हैं, और फिर हम उन मसलों के जवाब देते हैं। जैसे इजी याद रखने के लिए, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है ना, क्या रिलेशनशिप होता है? पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, और सबसे पहले जो है वो डॉक्टर उससे कुछ सवाल करता है, उसका जो है वो शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल और चेक करता है। और चेक करने के बाद उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी वो बीमारी से गुजर रहा होता है, उसको सारी अपनी किताब में बता देता। वो देखता है कि उस पेशेंट के हिसाब से, उसके ब्लड प्रेशर के हिसाब से, उसके शुगर लेवल के हिसाब से, उसकी फिजिकल हालत के हिसाब से कौन सी वाली मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ये डॉक्टर का काम है। इसी तरह बिजनेस एडवाइजर समझो कि वो डॉक्टर होता है, और ये जो क्लाइंट है वो पेशेंट होता है। और ये पेशेंट आके अपनी कहानी सुनाता है, और अपनी कहानी, अब हम उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक नहीं लेते, अब हम उसका मार्केटिंग लेवल के हिसाब से चेक लेते हैं, हम उसके ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से चेक लेते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसका ब्रांड नेम देखते हैं, वो कितने सालों से चल रहा है, उसकी पोजीशन कैसी है, और उसकी पूरी सिचुएशन को स्टडी करके फिर हमारा काम होता है कि अब हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, अब हम उसको स्ट्रेटेजी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या प्रिस्क्राइब करें? स्ट्रैटेजी। और हमारा काम होता है कि हम पूरी किताब जो हमने पीटर स्टिम्सन की पढ़ी है, सारी किताब उसको नहीं बताएं, कौन सी वाली नॉलेज उस सिचुएशन में उसको बतानी चाहिए, वो सोचना हमारा पिवट है। यानी कि सब सिलेक्टिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ नॉलेज व्हिच शुड एक्चुअली बी गिवन टू दिस बिजनेस और एग्जाम, वो आपका मेन काम। सारी नॉलेज पता होने से, 10 पॉइंट पता होने से कोई अच्छा क्लास एडवाइजर नहीं होता। कौन सी एडवाइस किस सिचुएशन, एक टीचर से आप पूछ रहे, एक बच्चा आके सर बताएं ए लेवल ए ग्रेड लाने क्या करूं, कितने घंटे पढ़ूं? मैंने स्टैंडर्ड रट्टा 2 3 लगा 8 घंटे पढ़ना शुरू। इस तरह से अगर मैं स्टैंडर्ड जवाब देता हूँ, तो दिस इज नॉट द राइट एडवाइस। आई नीड टू फर्स्ट सी कि वो स्टूडेंट कैसा है, उसके शौक कैसे हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसने कोर्स कितना पढ़ा हुआ है, वो घर पे कितना सीरियस है, वो टेस्ट को कितना सीरियस लेता है। फिर मैं बताऊंगा कि उसको कितने घंटे पढ़ना है। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ आया ना? यानी कि उसको फिर खुद एहसास होना चाहिए कि अच्छा मेरी ये वाले प्लसेस हैं, ये वाले माइनस है, और आपको इतने घंटे की। And making your advice specific to that situation is the advice, the best advice from a business advisor. समझ आया? तो मैं केस रीड कर रहा हूँ, कैपिटल वेस्ट डिस्पोजल लिमिट। Rajesh started collecting waste from factories 10 years ago. Rajesh started collecting waste from factories 10 years ago. He operated as a sole trader. Sole trader, sole trader. Sole trader is an unincorporated or incorporated structure. Unincorporated structure. He recycled much of the waste and sold it as a raw material to be reused by industry. ठीक है, वेस्ट कलेक्ट करता है, उसको रिसाइकिल करता है, और फिर रॉ मटेरियल बना के सेल करता है। When he wanted to expand the business, he took on a partner who invested capital. His business partner Eva was not interested in management. ठीक है, इसने एज अ सोल ट्रेडर स्टार्ट किया, और फिर एक पार्टनर को इनकर आ गया। पार्टनर का नाम है क्या? ईवा। और ईवा ने पैसे तो लगा दिए, लेकिन कह रही है कि संभालो, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट। 4 years ago, बिजनेस कितने साल पहले स्टार्ट किया हमने? 10 years. 4 years ago, Rajesh and Eva decided to create a private limited company. ठीक है, now they have decided to incorporate a company. Before they were operating as an unincorporated structure, and now they have decided to incorporate a company. क्योंकि जब आप कंपनी बनने जाते हो, तो फिर कंपनी बनने का मतलब ये है कि आप आज तक जो अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर चला रहे थे, उसको जब आप इनकॉर्पोरेटेड करने जाते हो, तो उसकी फिर बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप सबसे पहले यूं भी समझो, लेकिन यूं, जब आप कंपनी रजिस्टर करने जाते हो, तो आप सबसे पहले कौन से इंसान के पास जाते हैं? रजिस्ट्रार के पास जाते हो। सबसे पहले आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो। रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद आप कुछ उसको डॉक्यूमेंट जमा करते हो। वो आपसे सबसे पहले अपना आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मांगता है। वो कहता है कि जो आपका बिजनेस है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेकर आओ। यादारी बात है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और फिर रजिस्ट्रार जो सेकंड डॉक्यूमेंट मांगता है, वो कहता है आप मेमोरेंडम भी लेकर आए। जैसे अगर दुनिया में हॉस्पिटल में बच्चा आता है, तो उस बच्चे का बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। इस तरह जैसे ही कंपनी को दुनिया में लाना होता है, तो उसका मेमोरेंडम बनाना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म नहीं होता है, उसका मेमोरेंडम होता है। उसी में उसका नाम लिखा होता है, उसके फाउंडर का, अबू का नाम नहीं, फाउंडर का नाम लिखा होता है। यही होता है ना, बिल्कुल वही सीन है एग्जैक्टली। इसलिए एग्जैक्टली वही सीन है, बट उसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसकी आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हम सब इंसानों की नेचुरल एग्जिस्टेंस होती है,
उस कंपनी की फिर एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस हो जाती है। और जिस दिन आप रजिस्टर करते हो, आप यूँ समझ लो कि वो दुनिया में आ गई कंपनी, और बस वो दुनिया में नेचुरली नहीं आई है, आर्टिफिशियली आ गई, उसकी फाइल्स आ गई है। और अब वो फाइल्स जिसके पास फाइल्स होंगी, जिसके पास शेयर्स होंगे, वो उस कंपनी का क्या होगा, ओनर। जिसके पास वो फाइल्स होंगी, जिसके पास वो शेयर्स होंगे, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर या फिर ओनर होगा। और फिर वो खुद जाके, अब अगर उसको कंपनी चलानी है, जाहिर कंपनी खुद नहीं चल सकती, बच्चा तो चलो खुद आहिस्ता आहिस्ता चल जाता है, कंपनी खुद नहीं चल सकती। अब कंपनी को चलाने के लिए मुझे डायरेक्टर्स लगते हैं। और डायरेक्टर्स कौन रखता है? जिसके पास शेयर होंगे। जिसके पास शेयर्स होंगे, जिसने कंपनी फॉर्म की होगी, वो वोट देगा कि यार मुझे ये बंदा डायरेक्टर चाहिए, या मुझे खुद अपने आप को डायरेक्टर भी बनाना है उसमें, तो मैं खुद अपने आप को वोट दूंगा। और एज अ डायरेक्टर उस कंपनी, जैसे यूजर भी एक कंपनी है। अभी जब कंपनी है तो ये इंसान नहीं है, लेकिन इसकी भी अपनी खुद की सेपरेट लीगल, जैसे मेरी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तुम सबकी अपनी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इस तरह यूजर की भी एक अपनी, किसी भी कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, उसका अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है अपना, जैसे हमारा स्मार्ट कार्ड और एनआईसी कार्ड होता है, इसका अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। अगर मैं कोई एसेट परचेज करूंगा तो वो मैं अपने नाम पे जैसे कराऊंगा, लेकिन अगर यूजर कोई एसेट परचेज करेगा तो वो फिर, अगर यूजर के लिए मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ तो अपने नाम पे नहीं कराऊंगा, वो मैं फिर किसके नाम पे कराऊंगा, कंपनी का नाम पे, क्योंकि वो उसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और उसकी अपनी शनाख्त है। और कल को कोई डूबता है अगर बिजनेस, तो बैंक को भी बोलूंगा यूजर खाली कर सकते हो, और मेरे पर्सनल पॉकेट्स के ऊपर हाथ नहीं मार सकते। माय पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी एट रिस्क। यस कहते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ द ओनर विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी एट रिस्क। समझ आया? इसको कहते हैं हम लिमिटेड लाइफ, यानी कि वंस यू रजिस्टर अ कंपनी, once they registered a company, Rajesh and Eva would have now limited liability. Their liability will only be limited or unlimited liability, which are definition of the minimum as a result of incorporating a company. The liability of owners get limited. इनकॉर्पोरेट करने की वजह से आपके ओनर्स की लायबिलिटी लिमिट होती है। 4 years ago, राजेश एंड ईवा डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को, जब रजिस्ट्रार के पास गए होंगे ना, तो रजिस्ट्रार ने दो ऑप्शन दिए होंगे कि सर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है या फिर पब्लिक लिमिटेड बनना है। क्या आप अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हो या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराना चाहते हो? अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हो तो फिर आप अपने आप को क्या बना दो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराना चाहते हो, आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स में ही शेयर्स रखना चाहते हो, तो फिर आप अपने आप को क्या बना दो, प्राइवेट लिमिटेड। या ये अगर प्राइवेट लिमिटेड बनेगा ना, तो समझो कि इसने अपने आप को कौन सी मार्केट में लिस्ट नहीं किया, स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना करने का फैसला। क्योंकि जब आप सिर्फ कंपनी बनते हो ना, तो किसी भी कंट्री के अंदर, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कंपनी बनते हो, तो आपके ऊपर कंपनी लॉ लगता है। पूरा लॉ हमें नहीं पढ़ना, बिजनेस पढ़ना है, लेकिन जब आप कंपनी बनते हो तो आपके ऊपर बाकायदा कंपनी लॉ लगता है। और उस कंपनी लॉ की सीए और इस लेवल के ऊपर बाकायदा 700-800 पेज की पूरी किताब होती है, जिसमें आपको एक एक रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। यानी कि कंपनी बनना सिर्फ इजी नहीं है, फिर आपको रेगुलेशन भी फॉलो करनी होंगी। फिर आपको अकाउंट्स अपने, जो आप अगर अकाउंट्स अकाउंट्स जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो कंपनी अगर आप बन गए ना, तो आपको फिर उसके प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको उसको चेक करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। कंपनी बनने की अपनी फिर बहुत सारी टेंशन होती है, उसकी कॉस्ट भी होती है। लेकिन कंपनी भी कितनी तरह की होती है, दो, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होता है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रहे हो तो भी आपके ऊपर कंपनी लॉ तो लगती है। लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड हो रहे हो और आप अपने आप कहाँ लिस्ट करा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर उसकी अपनी फर्दर रेगुलेशन। वंस यू लिस्ट योर सेल्फ ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर उसकी अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज की अपनी फीस है, उसके अपने टेंशन है, उसके अपने पेपर वर्क है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। यानी कि वंस यू स्टार्ट टू गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर फॉर्मेलिटीज एंड लीगैलिटीज आपकी और बढ़ जाती है, और टेंशन आपके ऊपर होती है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम, फिर आप अपनी कंपनी को जब इस तरह लिस्ट करोगे, जैसे पार्क सुजुकी कंपनी, जब पहले भी बताया था मैंने, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो अब ये कंपनी वो कंपनी जो अपने शेयर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा जनरल पब्लिक में भी बेच सकती है। हाँ, ये यूजर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका नाम मुझे कहीं भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लेकिन इफ यूर पब्लिक लिमिटेड, तो फिर आप अपने शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को भी बेच सकते हैं। जैसे देखो, सिर्फ आपको एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी लास्ट में कौन सी, देखो साजगार है, पाक सुजुकी है। अब इसके आज के दिन में सिर्फ सुजुकी के इतने शेयर आज के दिन में सिर्फ ट्रेड में 6,60,000, 660,000 शेयर जस्ट ट्रेडेड टुडे।
इतनी बड़ी वॉल्यूम के अंदर अगर आपको खेलना है और बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग रेस करनी है, बिलियंस ऑफ रुपीज रेस करने की बातें करनी है, तो फिर उसमें आपको पब्लिक लिमिटेड हो। अगर आप कंपनी प्राइवेट चलाना चाहते हो, बहुत ज्यादा फाइनेंस रेस नहीं करना चाहते हो, तो और अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप कंट्रोल रखना चाहते हो, तो फिर आप कंपनी को पब्लिक लिमिटेड नहीं कराते हैं, फिर प्राइवेट लिमिटेड से। समझ आए? अच्छा, तो 4 साल पहले क्या डिसाइड किया उन्होंने? 4 years ago, Rajesh and Eva decided to create a private limited company. CWD became very profitable and now operates several trucks and 2 waste recycling plants. The two shareholders invested the profit back into the business and paid themselves high dividends. ठीक है भाई, सारा का सारा प्रॉफिट को क्या करते थे? री इन्वेस्ट करते थे और कुछ अपने आप का अमाउंट डिविडेंड के फॉर्म में देते थे। डिविडेंड पता है, जो कुछ प्रॉफिट में से शेयर देते हैं। Rajesh and Eva were encouraged by the company accountant to consider applying for a listing on the stock exchange to convert a business to a public limited company. ठीक है भाई, अब अकाउंटेंट कह रहा है कि आप उसको क्या करवा लो, फाइनली स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा के पब्लिक लिमिटेड। The IPO was a huge success and Rajesh and Eva are now wealthy. IPO का फुल फॉर्म होता है, ये लिखा हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचते हो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आप ब्रांड न्यू अपने शेयर्स बेचते हो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि समझो कि आप पब्लिक लिमिटेड बने और अब आप शेयर्स बेचने निकले हो। शेयर्स बेचना आसान काम हो। मार्केट वैल्यू अच्छी है तो हर कोई परचेज करना चाहेगा। वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू इतनी सारी कंपनीज हैं, सोचो आप खाली ये सारी कंपनी सारे कंपनी में आप एक और आप एक हो, और आप अगर नए हो, स्पेशली अगर आप ब्रांड न्यू कंपनी स्टॉक्स में लेकर जा रहे हो, तो आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस बेस पे लोगे, आप किस बेस पे प्राइस कोट करोगे, आप कैसे, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर मार्केट करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइज करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को। शायद थोड़ा सा इनिशियली डिस्काउंट भी आप, जैसे अगर आपका शेयर 50 रुपीज है तो आप इनिशियली मार्केट में जाते हो तो बोलते हो 45 का इशू है। कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव्स ऑफर करने पड़ते हैं, वरना इतनी आसानी से शेयर होल्डर्स भी नहीं आते। क्योंकि जो पैसे इन्वेस्ट तुम लोग भी अगर 500 रुपये 1000 रुपये भी खर्च करोगे, तो खर्च करने से पहले इंसान सोचेगा कि ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। समझे? अगर लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक्स के अंदर, तो जाहिर है कितनी वर्किंग्स होती होंगी, कितना रिसर्च होता होगा, कितने एनालिसिस करते होंगे। ऐसे थोड़ी जाके कहीं भी पैसे लगाओ। और अगर एक XYZ कोई नई कंपनी का नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे ही कोई भरोसा अपने पैसों का। कोई नई मूवी आती है XYZ मूवी, और जब तक रिव्यूज अच्छी नहीं है तब तक बंदा सोचता है कि चलो जाना भी चाहिए यार। समझा? इसी तरह से बिल्कुल शेयर्स भी जब मार्केट में आता है, जब तक रिव्यूज नहीं आते, जब तक अच्छी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इन्वेस्टर्स फिर इतनी आसानी से आपके पास शेयर्स इन्वेस्ट नहीं करते। समझ आ रहा है? The IPO was a huge success and Rajesh and Eva are now wealthy. Rajesh is still the CEO, but he does not like interference in his decisions by major shareholders. CWD now controls 56% of the waste recycling business in country. समझ आई नहीं? इतना शेयर है ना। CWD now controls 56% of the waste recycling business in country. एक्स यानी कि जितनी भी पूरी मार्केट है उसमें से मार्केट शेयर जो CWD के पास आ चुका है वो कितना परसेंट है? 56%। जैसे ग्लोबली सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर, एशिया में, चलो एशिया में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर पेप्सी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है या कोका कोला का मार्केट शेयर ज्यादा? पेप्सी कंपनी का ज्यादा है, पेप्सी का एशिया में। ग्लोबली किसका मार्केट शेयर ज्यादा है? कोका कोला। मार्केट शेयर वर्ड का मतलब समझ आ रहा है? यानी कि जो टोटल कस्टमर है उसमें से कितने लोग पेप्सी कंपनी के पास जा रहे हो, कितने लोग, समझे? और इन्होंने कितना मार्केट शेयर होल्ड किया हुआ? 36%। ज्यादा है कम है? आधे से ज्यादा तो मार्केट नहीं के पास। तो इसको कहते हैं मार्केट लीडर हो चुका है। जैसे पाकिस्तान में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर जो मार्केट लीडर है वो पेप्सी कंपनी। ऑटोमोबाइल के अंदर मार्केट लीडर कौन सा है? टोयोटा से। जिसके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर होता है उसको कहते हैं कि वो पूरी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। CWD now controls 56% of the waste recycling business in country X. Rajesh has received a takeover offer for CWD from a multinational waste management company. ठीक है भाई, takeover की offer आ गई है। The price offered for each share is very high and Rajesh is recommending that all shareholders accept the offer.
मुझे 1 मिनट रुक रहा हूँ, जल्दी से केस को वापस से गो थ्रू करो, फिर मैं इससे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ऐसे सोल ट्रेडर स्टार्ट किया था, फिर पार्टनर ईवा अभी 4 साल पहले प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एंड देन फाइनली डिसाइडेड टू बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ए पार्ट 1 मैं लिखवा रहा हूँ नोटबुक्स। ए पार्ट 1, आइडेंटिफाई वन बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड। और मेन आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि पेपर 2 के अंदर अगर एक केस आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन ये लर्निंग होनी चाहिए। ए पार्ट 1 कितने मार्क का है? 1 मार्क का। Identify one benefit of a private limited company. आंसर लिखवा दो क्या? और एग्जाम में हम वन वर्ड आंसर नहीं लिख सकते, सही है? अगर आपको ये पता है एडवांटेज होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कि कंट्रोल मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। और क्या फायदा होती है पब्लिक प्राइवेट? लायबिलिटी लिमिट होती है, कंटिन्यूटी होती है, प्रॉफिट, ज्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंस आप एक्सेस कर सकते हो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। कोई भी एडवांटेज लिखना है तो हम सिर्फ वन वर्ड आंसर कभी भी नहीं लिखेंगे, प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे दैट वुड मेक सेंस। सही है? ये पार्ट 1। वन बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग a private limited company one benefit of operating a private limited company is the limited liability for the owners. The limited liability for the owners. Proper sentence होना चाहिए एग्जाम में भी। अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो वन वर्ड नहीं लिखेंगे, प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे फॉर 1 मार्क। सही है? ए पार्ट 2, explain the term initial public offering. ए पार्ट 2 कितने मार्क का आएगा एग्जाम में? 3 मार्क्स। और इसने क्या स्ट्रक्चर देखो, एक्सप्लेन द टर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब भी एग्जाम में पेपर 2 आप करोगे, ए पार्ट 2 जब करोगे तो ए पार्ट 2 हमेशा कितने मार्क का होगा? 3 मार्क्स हमेशा। और हमेशा कोई ना कोई क्या मांगेगा? एक्सप्लेन द टर्म। एक्सप्लेन द टर्म आईपीओ, या फिर एक्सप्लेन द टर्म कितना सर, या फिर एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल इंटेंसिव, एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर, एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मांगेगा। और जब वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा ना तो आपके माइंड में रूल चलना चाहिए, जो 3 मार्क का रूल आपके लिख लो, that you have to write 2 to 3 good quality statements about that term. 2 to 3 good, एक ही पैराग्राफ में आंसर होगा लेकिन we have to write 2 to 3 good quality statements about that term. जैसे आईपीओ के बारे में अगर मैं लिख रहा हूँ आंसर, तो मुझे 2 से 3 स्टेटमेंट्स आईपीओ के बारे में लिखने आनी चाहिए प्रॉपर। सही है? देखो ए पार्ट 2 में लिखवा रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एग्जाम में जब आपको किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, एब्रिविएशन लिखना हो, तो फर्स्ट टाइम आपने पूरा वर्ड लिखा, उसके आगे ब्रैकेट्स में लिख दिया, और अगली दफा फिर आपको उसको आईपीओ चला सकते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज व्हेन
a company issues their then मैं कहाँ हूँ ये exactly अच्छा उससे पाँव की मूवमेंट से तुम्हारी कोई मतलब नहीं। Initial public offering चप्पल टंग रहा है उसको is when a company issue their brand new shares to the investors in stock exchange. To the investors in stock exchange. This is generally done This is generally done at a discounted price. This is generally done at a discounted price to attract investors. This is generally done at a discounted price to attract investors. The shares may have to be advertised. The shares may have to be advertised before an IPO. The shares may have to be advertised before an IPO. To gain the investor confidence. Gain the investor confidence. पार्ट बी देखो, पार्ट बी समझ आए? ये देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, कितने स्टेटमेंट आपको नजर आ रहे हैं? 3 स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। यानी कि जो भी आप पेपर 2 के अंदर 3 मार्कर करने जाओगे तो उसमें आपको क्या करना होगा? यू हैव टू राइट 2 2 3। 2 स्टेटमेंट्स भी सफिशिएंट होते हैं, लेकिन अगर आप 3 लिख दो तो फिर बहुत अच्छी बात। तो ये हम कोशिश करेंगे शुरू से कि कितनी क्या आदत रखें, 3 क्या। अच्छा, बी पार्ट, explain 2 reasons why the business ownership of CWD has changed over the years. How many marks? 6 marks. Explain 2 reasons why the business ownership of CWD has changed over the years. कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स। कितने रीजन लिखने हैं? 2 रीजन। कितने पैराग्राफ बनाओ? 2 पैराग्राफ, क्योंकि जितने रीजन को पूछ रहा हूँ मुझे उतने पैराग्राफ, ठीक है। और क्यों ओनरशिप चेंज क्यों हुई है? इनिशियली एज ए सोल ट्रेडर काम कर रहा था, फिर पार्टनरशिप, एक एक्सपेंशन के लिए उसको चाहिए था क्यों हुआ? सवाल ये कि क्यों, एक तो पैसे के लिए और पैसे, एक्सपेंशन और और क्यों चेंज किया? एक और रीजन, क्यों उसने अनइनकॉर्पोरेटेड से इनकॉर्पोरेट किया होगा? स्टेटस और बेहतर करने के लिए, और लायबिलिटी। एक शायद बड़ा रीजन होगा कि राजेश एंड ईवा की जो शुरू में लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, और उन्होंने फिर बेड टाइम अपनी कंपनी इसलिए फॉर्म की होगी क्योंकि उनकी लायबिलिटी शायद अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाए और फिर उनके पर्सनल एसेट्स रिस्क पे ना हो, स्टेक पे ना हो। सही ना? कि कितने रीजन लिखने, लेकिन मुझे तो, और मैं वो रीजन सेलेक्ट करूं जिसके ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन अच्छी आती। सिर्फ रीजन पता होना इज नॉर्मल, बट उसकी एक्सप्लेनेशन के मेन मार्क्स। सही है? तो मेन फोकस होना चाहिए कि मैं वो रीजन उठा के सेलेक्ट करूं या वो रीजन उठा के लिखना शुरू करूं जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन बेहतर आ। और इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया था, जब बुक रीडिंग आप कर रहे होते हो तो बुक रीडिंग के अंदर आपको मेन ये रीड नहीं करना होता कि क्या एडवांस, जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि यार मशीन इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, तो मैं किसी नॉर्मल
स्टूडेंट से बाहर भी नहीं से पूछूं कि करते हुए को बोलो बताया मशीन इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, तो बता सकता है कि जनरल नॉलेज है नहीं। यानी कि अगर आप बुक में से ये पढ़ो कि स्पीड तेज हो जाती है काम की और फिर एग्जाम में भी स्पीड तेज हो जाती है काम की, क्या रहे हो तो क्या एक ए ग्रेड मिल जाना चाहिए? यू भी नहीं मिलना चाहिए बच्चों को बाहर, क्योंकि सिर्फ स्पीड तेज हो जाना लिखने से आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करी। एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि स्पीड तेज हो जाने से फिर अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट्स होते हैं बिजनेस के ऊपर, उससे अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके इम्पैक्ट अगर मुझे पॉइंट के नहीं समझाना आता तो फिर ऐसे उसका फायदा नहीं। समझ आए? पार्ट बी में आप समझ लिखेंगे कैसे आप ऑब्जर्व समझ सके। पार्ट बी, again part B, one of the reasons due to which the business ownership may have changed one of the reasons due to which the business ownership may have changed is to access more finance. Is to access more finance. As CWD has expanded rapidly, and this would have required finance this would have required finance which would have encouraged, which might have encouraged Rajesh and Eva to change their business ownership over time. To change their business ownership over time. Yeah. Okay, answer complete. कितने पैराग्राफ हो गए, कितने रीजन लिखे मैंने? नाउ आई हैव टू राइट अनदर रीजन, और जब नया रीजन लिखना है तो पैराग्राफ चेंज। सर also हम पेपर मानते हैं कि हार्डवेयर जैसे तो जब आपने स्टेटमेंट दे दिया दिस इज तो गेट दिस मतलब ये तो दिस मींस वाला पॉइंट हो गया, फिर एंड में जो हम लिख बैक करते हैं पॉइंट को वो नहीं करते तरीका से करना है बहुत ज्यादा, इम्पैक्ट करना चाहो कर भी दो, नहीं करना होता है तीन बार वो उसका अलग पेपर में। Another reason due to which the business ownership may have changed is to limit the liability of owners. To limit the liability of owners. As CWD was incorporated, as CWD was incorporated,
it will now have, as CW was in, it will have a separate, as CWD is incorporated, it will have a separate what? Legal identity. Will have a separate legal identity from its owners, and therefore the personal assets, therefore the personal assets will not be at risk, and the personal assets of, personal assets of Rajesh and Eva will not be at risk. तरीका देख लो किस तरह से लिख रहे हैं। मेन आपको ये कि स्ट्रक्चर देखना है, हाउ डू वी राइट। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, केस भी चेंज हो जाएगा, तरीका भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर मतलब तरीका चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर वुड ऑलवेज रिमेन। समझे? और ये जो बी पार्ट है, अभी हमने कितने मार्क का किया? 6 मार्क, और ये अभी इसमें स्ट्रेट 6 मार्क का दिया हुआ है। हो सकता है एग्जाम में वो देखो, ये देखो बी पार्ट में हो सकता है कि वो आपको 2 अलग अलग पार्ट्स करके दे देगा, ये भी हो सकता है 3-3 करके, या वो 3-3 करके भी कर सकता है, वो भी करेंगे सारे प्रैक्टिस। लेकिन एक वो स्ट्रेट 6 मार्क कर भी दे सकता है। और अगर 6 मार्क कर देगा तो 2 रीजन पूछेगा, 3-3 अलग करेगा तो बिल्कुल समझ आए। कल आपकी क्लास है 4:15 बजे, नहीं 4 बजे, 4 से लेकर 5 तक, टोटल 5 टोटल 5। मंडे को कैंसिल कीजिए भाई, तो जरूरी है खाना अपने प्लान में चले गए, ठीक है। टोटल 5 स्टार्ट, कल शाम में 4 टोटल 5 हमारा। टेस्ट में दे रहा हूँ, What happens to the assets in the company that are not handed over as a payment for a liability at the end of the company? अब्दुल्ला शहजाद, सवाल समझ नहीं आया, सवाल वापस पूछो। समरा कामरान 23 out of 40. सुमेर काशिफ 19 out of 40. क्यों 19 out of 40? फरीद 3 out of 40. उसके चक्कर में जल्दी चले गए। किसके चक्कर में? अब्दुल्ला साहब के चक्कर में, उसने पेपर नहीं दिया तो मैं उसके साथ बैठा था। तो वो तुम्हारी चीटिंग नहीं कर रहा था? नहीं, मैंने नहीं चीटिंग करी, मैं अहमद भाई के साथ बैठा है ना? मैं अहमद भाई से पूछी, मैं कहाँ बैठा हुआ था, अहमद भाई के लिए बैठा। तुमने होमवर्क कंप्लीट किया है पूरा? कॉपी है ये तो बेटा कैसे कर रहे हो, बाद में स्ट्रगल करोगे। ये मेरा पेपर ही नहीं है, ये फ्रेंड्स ले लो। उमैमा हाशिम, जैद बिन खालिद, अब्दुल्ला शहजाद, सवाल तो पूछो वापस बेटा। 3 out of 40 तो चेक करो। इफ्रा साद, फिजा हुसैन 23 out of 40। 23 चेक करो, देखते हैं। सायरा मूसा 22 out of 40। मनाहिल
11 out of 40 क्या कर रहे हो भाई मेरा टेस्ट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा तुम पढ़ा बेटा पागल थे सर मेरा अब्दुल राफिज ईशान अरीज तुम्हारा काम है नीचे है ना मेरा भूल गए मेरा सर मैंने नहीं पढ़ा था तबीयत बहुत खराब है यार ये हरकतें नहीं करो पागल बाद में रोगे आंसुओं से रोगे फिर मैं सर मेरी तबीयत खराब थी वरना मेरा पहला टेस्ट था अच्छा मेरा भी पहला टेस्ट अरे मैंने अपने ग्राफ पे पेमेंट छपाया मैं आगे बात करेंगे साथ 23 out of 40 सही है not bad अब्दुल राफिज ईशान 23 out of 40 सही है not bad average एक मिनट रुको मैं इसको अब्दुल्ला को जवाब दे दूं